मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के 6 क्लॉजेस हम स्टडी करने वाले हैं। 10 में से 9 पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा और ये शॉर्ट नोट में नहीं, बड़ा क्वेश्चन के तौर पर आएगा। ये क्वेश्चन में प्रैक्टिकल रिलायंस का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो क्लॉजेस है उसके साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो तुमको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। ठीक है, तो इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 6 क्लॉज रहता है इंडिया में। ठीक है, पहला नेम क्लॉज, दूसरा एड्रेस क्लॉज, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या तो डोमिसाइल क्लॉज, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथा लायबिलिटी क्लॉज, पांचवा कैपिटल क्लॉज और आखिर में है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो हम शुरू करेंगे नेम क्लॉज। नो, सिंपल सी भाषा में जिस नाम से कंपनी रजिस्टर हो रही है वो नाम मेमोरेंडम के सबसे पहले लाइन में लिखा होगा। द नेम ऑफ द कंपनी इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यदि ये एप्पल का मेमोरेंडम होता तो क्या लिखा होता? एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो मेमोरेंडम देखो नंबरिंग किया हुआ है, सबसे पहला नंबर किस चीज का है? कंपनी का नाम। तो कंपनी जिस नाम से रजिस्टर होती है रजिस्ट्रार के पास, वो नेम क्लॉज उसको बोलते हैं, क्योंकि कंपनी एक एंटाइटी है डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जब कंपनी का जन्म होता है तो कंपनी को एक कानूनी अस्तित्व मिलता है, नाम मिलता है, और ये नाम कोर्ट उस नाम से जानता है। करेक्ट? नाम कौन चूज करेगा? प्रोमोटर्स। सवाल यह है, क्या बाद में नाम बदला जा सकता है? द आंसर इज यस, बाद में नाम बदला जा सकता है। बदलने को ऑल्टरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो ऑल्टरिंग कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन कंपनी का नाम चुनने से पहले तुमको कुछ चीजों का ख्याल कंपलसरी रखना पड़ेगा, नहीं तो तुमने जो नाम सोचा है या दिया है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 1, द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल और रिसेंबल द नेम ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कुछ लोग बदमाशी करते थे, कैसा मैं तुमको बताता हूं। कुछ लोग क्या करते थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है तो नाम पहले डाल देंगे न्यू। न्यू पहले चलता था, आजकल नहीं चलता। एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के साथ वो मैच होना नहीं चाहिए, नहीं तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी। वैसे भी इंडिया में आजकल डुप्लीकेट्स नहीं बोलते, आजकल नया नाम आया फर्स्ट कॉपी। वो चोरी थोड़ा कम दिखता है ना, चोरी। तो एडिडास का एबिबास, जो इंडिया के 3rd ग्रेड लोग हैं जो डुप्लीकेट में जीते हैं, ठीक है ना। बी ओरिजिनल बाय ओरिजिनल का जो मैन्युफैक्चर है वो लोग नहीं, लोग 2nd क्लास की लाइफ जीते हैं। लेकिन ओरिजिनल एडिडास एडिडास ही रहेगा। यदि नाम तुमने कर दिया तो एडिडास कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर तुमको नाम बदलने के लिए फोर्स कर सकता है। तो समझ में आया? तुम्हारा नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पे नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। या तुमने शब्द न्यू थोड़ा बहुत चेंज किया तो भी आसानी से अलाउड नहीं। दूसरा, द नेम शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड्स व्हिच विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। तुमने कुछ ऐसा बीफ नाम डाल दिया तो हिंदू लोग को ठेस पहुंच सकता है। बहुत सारे हिंदू, या मैक्सिमम, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदू बीफ खाएगा, बहुत कम लोग, ठीक है ना। तो लोग को बुरा लग जाता है और सच भी बात है, ठीक है।
तो ऑफेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए ये नाम तो अलाउड होगा ही नहीं इंडिया में। द नेम और वर्ड्स इन द नेम shall not offend any section of people। तुमने कोई भगवान का नाम ऐसे कर दिया, उसमें कुछ आगे पीछे मॉडर्न गणपति, ये गणपति का एक सम्मान है अपने देश में, तुम ऐसे उसके आगे पीछे नाम ऐसे डायरेक्टली जिससे लोग बुरा मान जाए, तुम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सिद्धि विनायक ट्रस्ट ये सब नॉर्मल नाम, ठीक है, बट मॉडर्न ऐसे कुछ किया तो वो तुमको अलाउड नहीं होगा, क्योंकि लोग हर्ट हो सकते हैं, और हर्ट हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आता है, करेक्ट। नेक्स्ट, द नेम shall not violate the provisions of emblems and names। अशोका चक्र, ठीक है ना, गवर्नमेंट के जो सिंबल्स है, अशोका चक्र तुम यूज नहीं कर सकते, तुम चाहकर भी नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि वो एब्सोल्युटली नो नो है। द नेम shall not resemble any registered trademark। नाइकी का ट्रेडमार्क है ना, और इंडिया वाले क्या करते हैं, कैंपस शूज, एक और टिक मार्क कर दिया। सो इंडिया वाले उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, तो सेम टू सेम अलाउड नहीं, क्योंकि ट्रेडमार्क उन लोगों ने रजिस्टर किया है। ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है 10 साल के लिए, पेटेंट होता है 20 साल के लिए, और कॉपीराइट होता है ना बुक का, वो ऑथर के मरने के बाद 60 इयर्स तक कॉपीराइट लागू रहता है। आया समझ में। सो जिसने भी बाहुबली बनाया, वो चाहे तो अगले 60 साल तक उसको ओटीटी या कहीं पे भी नहीं लाए तो भी चल सकता। लाया है उसने, शायद नेटफ्लिक्स में है, बट बेचा है वो, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। The name should not give any word that gives impression that the company is connected with or support of the central or state government। तुम नरेंद्र मोदी के नाम पे या गवर्नमेंट के नाम पे नहीं कर सकते। लोग मिस इंटरप्रेट करके तुम्हारे साथ डील करेंगे, एज्यूमिंग तुम्हारा गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन। तुम ब्रैकेट में लिखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज यदि गवर्नमेंट की कंपनी है, या लाइसेंस बाय गवर्नमेंट लिख सकते हो यदि एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला है, लेकिन तुम नाम में XYZ गवर्नमेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि लोग मिस इंटरप्रेट करेंगे। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी, लास्ट वर्ड क्या होगा, टाटा स्टील, इसका देखो नाम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्लियर कट बोला है। अच्छा, इससे पता नहीं चलता कि वो शेयर बाजार में है कि नहीं। शेयर बाजार में जब कंपनी रजिस्टर करती है उसको लिस्टिंग बोलते हैं, इससे पता चलता है कि ये पब्लिक लिमिटेड है। शेयर बाजार में जाने के लिए तुमको शेयर बाजार में जाकर चेक करना पड़ेगा, क्या कंपनी के शेयर बेचे जाते हैं, रिलायंस के बेचे जाते हैं। सो इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये पता चलता है। अच्छा, एप्पल इंडिया कौन सी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड। सो इफ यू चेक आउट एप्पल इंडिया का मेमोरेंडम तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, बट एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से इंडिया में मौजूद है, बैंगलोर में मौजूद है, ठीक है। उसका मैं तुमको ये भी बता दूं तो तुमको समझ में आएगा, एनुअल रिटर्न में मेरे पास जो है उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा तुमको। ये रहा, यहाँ पे दिख रहा है ना, कंपनी का नाम क्या है, देखो इधर, एप्पल इंडिया प्राइवेट। ये एनुअल रिटर्न से निकाला है, क्योंकि मेमोरेंडम पब्लिकली आसानी से मिलता नहीं है, वो ढूंढना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, और ये मैंने बताया ना, पॉस्को इंडिया, आई थिंक इट्स अ स्टील कंपनी, और यहाँ पे तुम एप्पल इंडिया याद रखो, तुमको एप्पल याद रहेगा। और रिलायंस कौन सा है, पब्लिक लिमिटेड। और यदि ओपीसी है, ठीक है, तो तुम यहाँ पे स्मार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी कंपल्सरी लिखोगे, लिखना ही पड़ेगा तुमको। इनफैक्ट इसमें मैं और चीज जोड़ता हूँ, ये जो नाम है कंपनी के गेट के बाहर हर डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, और प्रिंट करते समय भी कुछ पार्ट हिस्सा बाहर नहीं जाना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स में कंपनी का नाम होना चाहिए, ठीक है। कंपनी ने शैल पेंट और एफिक्स इट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी आउटसाइड द प्लेस ऑफ बिजनेस एंड इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बिजनेस। अब सवाल यह है कि तुम चाहते हो कंपनी का नाम बदलना, इस बदलने को क्या बोलते हैं, ऑल्टरेशन। पहला सवाल यह है, क्या तुम नाम बदल सकते हो, द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। कल एक बैच में एक सवाल आया था कि क्या कोई नंबर ऑफ टाइम्स का लिमिट है
कि तुम इतने बार ही नाम बदल सकते हो? द आंसर इज नो। तुम जितने बार चाहो उतने बार नाम बदल सकते हो। नाउ अ कंपनी में चेंज इट्स नेम एनी टाइम ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स कन्वर्जन टू फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक। मैं तुमको रिलायंस का लाइव बताता हूं तो तुमको समझ में आएगा, ठीक है। नाउ रिलायंस यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है? जब वो कंपनी पहले जो बनी थी तो उसका नाम देखो क्या दिख रहा है। इसका मतलब कंपनी का इससे भी पहले, मुझे इसमें दिख नहीं रहा है, इससे भी पहले कंपनी का नाम रिलायंस टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड था। उसके बाद नाम हुआ रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मतलब डू यू एग्री, नाम चेंज किया है कंपनी ने। तो क्या नाम चेंज कर सकते हैं? ये तो क्लियर हो गया, आंसर इज यस। तुम प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हो, या तो खुद से, या तुम कंपनी को ही कन्वर्ट कर दो, पब्लिक इनटू प्राइवेट और प्राइवेट इनटू पब्लिक। या सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुमको बोल दिया कि भाई तुम्हारा नाम कोई और कंपनी के साथ मेल खा रहा है, तुमको नाम बदलना, तो फिर तुमको बदलना पड़ेगा। अभी सबसे पहले तो नाम बदलना कैसे पड़ता है, तुमको एक जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा। जनरल मीटिंग क्या होता है? तुमको एक मीटिंग्स का चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे कंपनी के दो प्रकार के जनरल मीटिंग होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नॉर्मली तो तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओगे। उस मीटिंग में यदि 100 शेयर है तो 75% लोगों ने, मतलब यदि 100 लोग हैं तो कितने लोग वोट करेंगे? 75। इसको स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं। 75 लोगों ने हाँ बोला तो ही नाम बदल सकते, 51 नहीं। डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट 51 से होता है, 100 में से 51। लेकिन कंपनी का नाम बदलना है, इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए 75% लगता है। इट इज 3/4 मेजोरिटी है, 75% लोगों ने वोट किया तो ही नाम बदला जाएगा, वरना द आंसर इज नो। तो नाम बदलने की प्रक्रिया आसान। पहले एप्पल का नाम क्या था? एप्पल कंप्यूटर्स था, एप्पल कंप्यूटर्स इंक नाम था। 2001 के बाद में जब उन लोगों ने आईपॉड, मोबाइल फोन्स, आईफोन का शुरू किया तो तुम थोड़ा आश्चर्य होगा, आईफोन और एप्पल कंप्यूटर्स अलग लगता है ना, तो उन्होंने इसलिए नाम चेंज करके एप्पल इंक कर दिया। एप्पल ने भी अपना नाम चेंज किया। आयुर्वेदिक कंसेप्ट्स बिकेम हिमालय। लोग अपना नाम चेंज करते रहते हैं, लोगों में भी बदलाव करते रहते हैं, लेकिन नाम चेंज करना का एक इसका ले लो आइडिया। इन लोगों ने अपना नाम क्या कर दिया? बी कर दिया ना। बड़े नुकसान होता है इसका, पूछो क्या नुकसान? रीब्रांडिंग करना पड़ता है। रीब्रांडिंग का खर्चा लाखों में नहीं करोड़ों में होता है। तुम नाम तो चेंज कर दोगे बट पब्लिक को समझना तो चाहिए नाम क्या है। उसके लिए टीवी एडवर्टीजमेंट, तुम्हारे ऑफिस के बाहर के बोर्ड सब चेंज हो जाएगा। इट्स अ करोड़ों के इन्वेस्टमेंट। तो तुम सोच समझ के ही नाम चेंज करना। वक्त के साथ साथ चेंज भी होता है, जैसे एप्पल कंप्यूटर्स का बिजनेस चेंज हुआ, उन्होंने नाम भी चेंज कर दिया, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट क्लियर। नेम क्लॉज, जिस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड होगी, और वो फर्स्ट क्लॉज सबसे पहले तुम्हारे फर्स्ट लाइन में रहता है मेमोरेंडम के। ये रहा फर्स्ट लाइन। आया फर्स्ट लाइन इधर। अभी सेकंड में हम लोग आते हैं। कौन सा सेकंड है? एड्रेस क्लॉज। इसको क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, या तुम डोमिसाइल क्लॉज भी बोल सकते हैं। नाउ ध्यान से सुनना, जब कंपनी रजिस्टर होती है, ठीक है, रजिस्टर कब होती है? जब रजिस्ट्रार क्या इशू करता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तुमको उसका भी मैं लाइव डेमो देता हूं तो तुमको समझ में आएगा। अभी देखो, ये रिलायंस का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, यहाँ पे मैं शायद थोड़ा सा पीछे चला गया, मैं थोड़ा सा स्टार्ट में जाऊंगा। सर्टिफिकेट्स, ओके, ये क्या दिख रहा है तुमको? रिलायंस सर्टिफिकेट ऑफ, ये पुराना है इसलिए इसमें सिन नंबर वो सब नहीं है। ये क्या दिख रहा है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिख रहा है। नाउ तारीख क्या है बताओ?
27 जून 1985, बराबर है। हम इसको तारीख थोड़ा मॉडर्न कर देते हैं, 27/9 कर दूं मैं, 22 आज एक कंपनी रजिस्टर हुई है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको काट के ना मैं ऊपर लिखूं तो मुझे ज्यादा क्लियर बताने को जाए। 22/9/2022 को एक कंपनी रजिस्टर हुई है, ओके। अभी ध्यान से सुनना, रजिस्टर्ड ऑफिस का कायदा क्या है। आज रजिस्टर हुई है, कैसे पता चला? ये रहा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। ये क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के दिन या इसके 30 डेज के अंदर तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, कंपलसरी। मतलब 22 के बाद एक महीना, 21/10/2022 के अंदर तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस कंपलसरी होना चाहिए। रिपीट, रजिस्टर्ड ऑफिस का कायदा क्या है बताओ? कि रजिस्ट्रेशन के दिन या तो रजिस्ट्रेशन के 30 डेज के अंदर हर कंपनी इन इंडिया का रजिस्टर्ड ऑफिस, जिसको हेड ऑफिस बोलते हैं, होना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पेट्रोकेमिकल प्लांट कहां पे? जामनगर। इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट या लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्लांट इन द वर्ल्ड। बट रिलायंस डिजिटल जियो दुनिया भर के हैं। तो रजिस्ट्रार कहां पे कांटेक्ट करें? इफ इंडिया में 29 स्टेट्स है तो सारे स्टेट्स में मौजूद है रिलायंस। रजिस्ट्रार किसको कांटेक्ट करें? ही विल ऑलवेज कांटेक्ट द हेड ऑफिस और द रजिस्टर्ड ऑफिस। मेजॉरिटी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे? मुंबई। नाउ तुम्हारे सामने हम ये प्रेजेंट करते हैं रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में। मेमोरेंडम क्या बोलता है ये देखो, पॉइंट नंबर 2, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई में। आया समझ में? तो ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कब होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन के दिन या रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर होना चाहिए। Every company must have a registered office within 30 days of incorporation. रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों इंपॉर्टेंट है? सारे अकाउंट्स कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा। मीटिंग्स का कायदा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग। मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। अशोका बिल्डकॉन का नाम सुना है? नासिक की कंपनी है, उसका हेड ऑफिस नासिक में वडाला करके एक जगह है। उनका जो एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था एक्सप्रेस इन। सो कंपनी का जो जनरल मीटिंग है शेयर होल्डर्स का, वो हेड ऑफिस के अंदर, या तो हेड ऑफिस जिस सिटी में सिचुएटेड है वहीं पे हो सकता है, उसके बाहर नहीं। समझ में आया जो कायदा है? तो उन लोगों ने एक्सप्रेस इन में रखा था। तो जो महाराष्ट्र में रिलायंस का हेड ऑफिस मुंबई में, तो वो लोग कहाँ रखेंगे? मुंबई में कहीं पे भी रख सकते हैं, बट मुंबई के बाहर नहीं। और रजिस्टर्ड ऑफिसर मस्ट इट एस्टैब्लिश द डोमिसाइल ऑफ अ कंपनी। इट्स अ लोकेशन, वो बताना पड़ेगा तुम। इट इज द एड्रेस टू विच ऑल कम्युनिकेशन नोटिसेस विल बी सेंट। मैंने पता है रजिस्ट्रार किसको कांटेक्ट करे? एड्रेस तो 50 है कंपनी के रिलायंस के, बट हेड ऑफिस में वो कांटेक्ट करेगा। इट इज ऑल्सो प्लेस विद स्टैट्यूटरी बुक्स। स्टैट्यूटरी बुक्स कौन से हैं कंपनीज एक्ट में? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, जो एनुअल रिटर्न्स है, ये सब कहाँ मेंटेन होगा? हेड ऑफिस में। रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स सब बॉम्बे में होगा। रजिस्टर को चेक करना है तो कहां? वो 25, 28, 29 स्टेट्स में जाए, सब हेड ऑफिस में रखना पड़ता है। The address clause also indicates the jurisdiction of the court cases can be filed by the company against others. अभी इसके दो चीजें हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में
तो रजिस्ट्रार कहाँ का होगा? मुंबई का। और कोर्ट केसेस कहाँ फाइल करेगी? वो मुंबई में फाइल करेगी। करेक्ट? क्या तुम ऑल्टर कर सकते हो एड्रेस क्लॉज? अभी कैसे होता है नासिक में, मैंने बताया था अशोका बिल्डकॉन कोविड के पहले कहाँ पे लिया था उन्होंने? एक्सप्रेस में। ये साल वो लोग ऑनलाइन ले रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग, कोविड के वजह से दे आर नॉट टेकिंग इट इन एक्सप्रेस। सो नासिक में एक सिटी से कहीं पे तुम एक्सप्रेस इन के बजाय गेटवे में रखो, एसएसके में रखो, कोई रजिस्ट्रार की परमिशन या प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे भी रखो नासिक में, कोई ऑल्टरनेशन नहीं, ऑल्टरेशन की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज मुंबई में तुम रख रहे हो कहीं पे भी, कोई भी ऑल्टरेशन की जरूरत नहीं। उसका कारण कोई बता सकता है? यहां पे लिखा ना स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कोई जरूरत नहीं है। वन टाउन, फिर क्या बोल रहे हैं? वन टाउन और सिटी टू अनदर टाउन और सिटी विद इन द सेम स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तब तो करना पड़ेगा तुमको चेंज। मेरा एक सवाल तुमसे है, जब स्टेट चेंज कर रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों पास करना पड़ता है? अपन नासिक में थे, मुंबई में जाते थे 2.5 घंटा लगता था। अभी भाई उन्होंने गुजरात में शिफ्ट कर दिया, गुजरात में 10 घंटे लगेंगे। दिक्कत होगी ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिक्कत होगा। इसलिए इन लोगों ने बोला है कि तुमको स्टेट चेंज करना है तो जनरल मीटिंग बुला के स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 100 में से, अच्छा नेम क्लॉज बदलना आसान था, नेम क्लॉज बदलो और रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करो, बराबर है। स्पेशल रेजोल्यूशन जो भी 75% वोट लगता है डिसीजन के 30 दिन के अंदर वो फाइल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करो। बट एड्रेस क्लॉज के अल्टरेशन के लिए 2 चीज करना पड़ेगा कंपनी को कंपल्सरी। पहला, मीटिंग में कितने लोग लगेंगे? 75%। दूसरा, यहां पे देखो अप्रूवल ऑफ द रीजनल डायरेक्टर ऑफ कंपनीज लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों ने बोल दिया हमको दिक्कत हो रहा है और कंपनी प्रूव कर पाया कि शेयर होल्डर्स का फायदा है, कि गुजरात में शेयर होल्डर्स ज्यादा है, तो पॉसिबल है। इसका मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन ले लिया तो आसान नहीं है, उसके बाद तुमको वो तुरंत चेंज नहीं होगा। इसके पास जाओ, रीजनल डायरेक्टर के पास जाओ, उसने परमिशन दिया, फिर नया मेमोरेंडम फाइल करो और फिर रजिस्टर एड्रेस चेंज करो। मुझे लगता है रिलायंस ने भी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है। मैं कोशिश करता हूं तुमको दिखाना कि कहीं पे उन्होंने अपना रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज किया था। ये रहा, देखो, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द ऑर्डर ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड, उस समय कंपनी लॉ बोर्ड ने अलाउ किया था, कंफर्मिंग ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, कर्नाटका। उस समय ये लोग चेंज करना चाहे कर्नाटका टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका टू द स्टेट ऑफ, तुम कर सकते हो, लेकिन लाखों का खर्चा। पहले तो मीटिंग बुलाओ। अच्छा, जब शेयर होल्डर्स मीटिंग में जाते हैं तो लोग लंच भी सर्व करते हैं, लंच सर्व करो, लोगों को अपॉइंट करो, डिसीजन लो, नया मेमोरेंडम। और रिलायंस में 32 लाख शेयर होल्डर्स है, मतलब करोड़ों का खर्चा, करोड़ों का खर्चा। तो तुम जो भी फैसला लोगे, और रिलायंस ने मीटिंग रखा तो लोग जाएंगे, सीधी बात है। एक्सप्रेस इनमें प्रॉपर, क्योंकि तुम मालिक हो ना कंपनी के, खाना वाना तो इज्जत देना पड़ेगा ना उनको। स्टार्ट और उसका इज्जत मिलता है तुमको जब जाओगे। भले तुम्हारे पास एक शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, पर 250 का तुम खाना खा लोगे, चलेगा, शेयर होल्डर हो ना तुम। सो कंपनी यहाँ पे तो कर्नाटका टू महाराष्ट्र चेंज करने का लॉजिक भी बराबर है भाई। मैक्सिमम शेयर होल्डर्स मुंबई के होंगे। इंडिया का 5-10% जीडीपी अकेला मुंबई देता है, जो अपना देश का टर्नओवर है। महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा जीडीपी मतलब नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, और फिर गुजरात, फिर बाकी के स्टेट आते हैं। तो क्या तुम चेंज कर सकते हो? ये स्टेट चेंज करना आसान है, विद इन सिटी भी कर सकते हो, उसका दिक्कत नहीं है। स्टेट टू स्टेट फिर डिफिकल्ट है, तुमको कन्विंस करना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर को। वो कन्विंस नहीं हुआ तो फिर नहीं अलाउड करेगा, तो तुम नहीं करो। तीसरा,
ऑब्जेक्ट क्लॉज। अभी ऑब्जेक्ट क्लॉज में इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल। अब मैं तुमको पहले बताता हूं रिलायंस का ऑब्जेक्ट क्लॉज कैसा है, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू रिलायंस का। ये देखो, ये क्या दिख रहा है, मेन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लॉज को दो भाग में बांटा जाता है। टाटा स्टील होगा तो क्या होगा, मेन ऑब्जेक्ट सेलिंग स्टील, अदर ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेलिंग स्क्रैप। समझ में आ रहा है। सो मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पे पूरा देखो, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर। ये लोगों ने पहले बोला हम मैन्युफैक्चर भी करेंगे, डीलर भी बन सकते हैं, एजेंट भी बन सकते हैं, फैक्टर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर सब हम बनेंगे। इन्होंने अपने आप को ऐसा बना दिया कि ट्रेडर भी बन गए। अच्छा, ऑब्जेक्ट लॉस के एक्टिविटी के बाहर तुम किए तो वो इलीगल माना जाएगा। एनी एक्टिविटी डन आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम इज इलीगल, अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। तो ये मेन ऑब्जेक्ट्स हो गए। देखो यहाँ पे क्या क्या केमिकल के नाम दिए, सिंथेटिक रबर्स, ब्यूटेन्स। तुमने एक पोता देखा है, जूट का आता है, और आजकल एक सफेद रंग का एक बैग आता है जिसमें गेहूं चावल भरते हैं। पूरा दबदबा 90% इंडिया का मार्केट रिलायंस कंट्रोल करता है, वो पूरा बनाता रिलायंस। जूट बैग विल कॉस्ट यू 50-60 रुपीज, दैट प्लास्टिक का बैग विल कॉस्ट यू 20 रुपीज। तो सीधी बात है, जूट कम होते जा रहा है इस्तेमाल करना, जूट स्ट्रॉन्गर है बट महंगा है। तो रिलायंस ने पूरा कंट्रोल रखा हुआ है मार्केट पे। तो ये सब उसमें आएगा, नायलॉन, नायलॉन फाइबर्स, कास्टिंग। देखो कितना बड़ा है इनका ऑब्जेक्ट क्लास। लेकिन ऑब्जेक्ट क्लास के अलावा इन्होंने ये भी बोला है अदर ऑब्जेक्ट्स, टू एंटर इनटू एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल कंपनीज, असिस्टेंट, सब इन्होंने दिया हुआ है। ट्रेड नेम, डिजाइन, सबके लिए इन लोगों ने बताया। क्यों बताया पता है इतना सारा, क्योंकि एनी एक्टिविटी इसमें नहीं दिया और उन्होंने किया तो इलीगल माना। लॉजिक सबको समझ में आ रहा है, ये सब नो। तो डू यू एग्री, ये उनके मेन ऑब्जेक्ट्स है। कितने, ये 7। ये मेन धंधा होगा। टाटा का मेन धंधा है सेलिंग स्टील, लेकिन स्क्रैप बेचना तो प्रोडक्शन में कचरा निकलता है ना, वो अदर ऑब्जेक्ट्स है। सो तुम्हारे सामने देखो ऑब्जेक्ट क्लॉज। द क्लॉज डिफाइन द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म। तुम्हारा उद्देश्य क्या है, स्टार्टअप जो तुम कर रहे हो, तुम्हारे मन में स्टार्टअप के आइडियाज भी शायद होंगे। ये जनरेशन हमारे जनरेशन से टेक सेवी बहुत ज्यादा है, आइडियाज भी हमारे जनरेशन से इस जनरेशन के पास ज्यादा है। सो तुम्हारा उद्देश्य कुछ होगा, तो इट इंडिकेट द रेंज ऑफ एक्टिविटीज, जो दायरे में तुम काम कर सकते हो। इसमें कौन से हैं, मेन ऑब्जेक्ट्स और इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंटल ऑब्जेक्ट्स। इंसिडेंटल मतलब रिलेटेड टू द मेन एक्टिविटी या रिजल्टिंग फ्रॉम द मेन एक्टिविटी, मतलब स्क्रैप, ठीक है। The objective of company must not be illegal, immoral. गुजरात में तुम दारू नहीं बेच सकते। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है वो इलीगल नहीं हो सकता, इमोरल नहीं हो सकता। जैसे महाराष्ट्र में बीफ नहीं बेच सकते, तुम गुटखा नहीं बेच सकते, वो बात अलग है। जो भी बेचते होंगे सब इलीगल है, नहीं बेच सकते। गुटखा बैंड है महाराष्ट्र में, लोग छुपा के गलत तरीके से बेचे, वो इलीगल है भाई। ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लॉस। एक जमाने में 1956 में ऑब्जेक्ट लॉस को तो लगभग तुम ऑल्टर कर ही नहीं सकते थे। तुम जिस उद्देश्य से शुरू हुए उस उद्देश्य को ही चेंज कर रहे हैं, क्या है पॉसिबल है? द आंसर इज नो। उस समय, अभी कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या किया, तुमको ऑब्जेक्ट लॉस बदलना है। मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल रिलायंस का देता हूं। ये तुम्हारा रिलायंस का, मैं पीछे ऑब्जेक्ट क्लॉज में आ जाता हूं। ये तुम्हारा रिलायंस का ऑब्जेक्ट क्लॉज हो, ये ऑब्जेक्ट है। देखो बेंजीन और फिनॉल और ये सब बनाता है रिलायंस। इसके अलावा कुछ और जो कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं दिया हुआ है, क्या वो बना सकता है? नहीं, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस लागू होता है। तो क्या करना पड़ेगा कंपनी को लीगल करने के लिए? कंपनी को पहले मीटिंग बुलाना पड़ेगा शेयर होल्डर का, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाने के बाद शेयर होल्डर को बोलना पड़ेगा एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन? 100 में से 75 लोगों ने हाँ बोला तो ऑब्जेक्ट क्लॉज बदल जाए। इसको एक्चुअली टेक्निकल भाषा में स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। और 100 में से 51 लोगों ने पास किया, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ
डायरेक्टर, ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये सब के लिए यूज होता है। मैक्सिमम चीज में ये यूज होता है। स्पेशल चीजों के लिए, मेमोरेंडम आर्टिकल में बदलाव के लिए 75%। इसका डिटेल हम मीटिंग चैप्टर में सीखेंगे। आया समझ में? सो तुम ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर कर सकते। लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज में 3 प्रकार के लायबिलिटीज होंगे। पहला, ठीक है, मेमोरेंडम में तुमको यहाँ पे वापस से मैं कोशिश करता हूँ रिलायंस का ही बताओ तो तुमको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ऑथराइज कैपिटल आ गया इधर, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज आया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। इसका मतलब क्या होता है, तो ऑथराइज कैपिटल ऑफ कंपनी इज ₹15,000 करोड़, ठीक है, ये ऑथराइज कैपिटल हुआ। इसमें से 14,000 इक्विटी शेयर्स है और 10 ये जो है ना 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स। ये इक्विटी प्रेफरेंस 12th में, अभी बता के फायदा नहीं, 12th का एसपी का 2nd चैप्टर में। अच्छा, कितने का शेयर्स बोला है बताओ, ये 10 रुपीज। अब मैं तुमको बोलता हूँ लाइव एग्जांपल के साथ बता, 10 रुपए का एक शेयर है। अभी देखो ये आगे इसने कितने शेयर खरीदे हैं, इनके नाम के आगे कितना है, शिवनप्पा, क्या नाम है, सतीश चंद्रन 100, प्रोनाउंसिएशन बड़ा अलग है, 100। एक शेयर का कितना था, यदि उसने 1,000 रुपया पे कर दिया शेयर का, ठीक है, 1,000 रुपया पे कर दिया और कंपनी को घाटा होता है, सतीश चंद्रन को कितना पे करना पड़ेगा? नहीं, स्टार्टिंग में पे किया तो बाद में कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ये जो 100 शेयर है इंटू 10, 1,000 उसने पे कर दिया, कंपनी को घाटा हुआ, उससे कितना मांगा जाएगा? 0। अच्छा, ये 10 रुपए में इसको लिमिटेड बाय शेयर्स बोलते हैं। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज रिलायंस बोलती है अभी 6 रुपया पे कर, टेक्निकल भाषा में इसको पेड अप बोलते हैं। अभी सिर्फ 6 रुपया पे कर, 4 रुपया बाद में पे करना, तो ये अनपेड हुआ, रिलायंस को लॉस हो जाता है और वो लोग शेयर होल्डर से पैसा मांगते हैं 7 रुपया पर शेयर। क्या मांग सकते हैं? द आंसर इज नो। कितना ज्यादा सारा मांग सकते हैं? 4 रुपए। और पूरा 10 रुपया पे कर दिया तो वो लोग मांगेंगे 0। इसको लिमिटेड बाय शेयर्स बोलते हैं। यहाँ पे क्लियर कट बोला है, देखो लिमिटेड, कौन सा लिमिटेड है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये लाइन एक शब्द से बोलते हैं ना पूरा कंपनी का जिंदगी बदल सकता है। ये लिमिटेड अनलिमिटेड हो गया तो मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था 7 रुपया पर शेयर पूरा भरना पड़ेगा। सिर्फ मैं यहाँ पे यूएन लगा दूं तो कंपनी का बैंड बच जाएगा, घाटा हुआ तो शेयर होल्डर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे। 2 लेटर से पूरा मेमोरेंडम में बदलाव आ जाए। अच्छा, इसमें भाई गारंटी भी नहीं है। गारंटी होता यदि कंपनी लिमिटेड बाय 3 प्रकार का होता है। एक तो लिमिटेड या अनलिमिटेड छोड़ दो, एक तो लिमिटेड, मैंने अभी बताया 10 रुपए का शेयर 6 रुपए पे किया, ज्यादा से ज्यादा कितना मांगा जाएगा? 4 रुपया। और अनलिमिटेड मतलब जितना घाटा हुआ 7 रुपया और कंपनी मांगती है शेयर होल्डर से तो 7 का 7 देना पड़ेगा उसको पर शेयर। और एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है जिसमें यहाँ पे लिखा रहेगा वो प्रमोटर ने प्रॉमिस किया है कि वो 10 लाख पे करेगा इन द इवेंट कंपनी बंद हो जाए। तो जो 10 लाख रुपया जो प्रॉमिस करता है वो इधर आएगा पॉइंट नंबर 4 में, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में। सो ये जो क्लॉज है वो बताता है कंपनी कौन सा है। लायबिलिटी क्लॉज कौन से 3 प्रकार के लायबिलिटी होंगे, कोई चौथा लायबिलिटी नहीं है। लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा अनलिमिटेड और तीसरा गारंटी। लेकिन गारंटी में एक चीज ख्याल रखना पड़ेगा, कंपनी को घाटा हुआ 5 लाख का, प्रमोटर ने प्रॉमिस किया 10 लाख, कंपनी बोलती है 5 लाख दे, वो मना करता है, क्या लीगल है? एब्सोल्यूट लीगल है। क्यों? कायदा बोलता है जो उसने गारंटेड रकम दिया है वो कंपनी बंद हो जाए तब उससे मांगा जाए। कंपनी प्रोसेस चल रही है, घाटा किया, बंद नहीं हुई है, तभी उससे मांगा नहीं जा सकता। नॉर्मली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ये कुछ यूनिवर्सिटीज रहते हैं प्राइवेट, कुछ प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस लिटरेचर, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो सकते हैं, करेक्ट। तुम लायबिलिटी क्लॉज को में therefore does not contain any provision regarding alteration, legally speaking
the relationship between a member and company is contractual, hence it will be, यहाँ पे क्लियर कट बोला है। अब तुम्हारा लायबिलिटी लिमिटेड है, मैं इसको अनलिमिटेड कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? यदि रिलायंस के सारे 15,000, ये ऑथराइज कैपिटल है ना, 15,000 करोड़, 10 इसका मतलब 1500 करोड़ होगा। 1500 करोड़ शेयर जिनके पास है, सबके सब ने लिखित में बोला ठीक है हम तैयार है अनलिमिटेड, तो हो सकता है। उसमें 75% का भी कहीं पे भी प्रोविजन दिया नहीं, और सीधा हिसाब है, तुम अब तक लिमिटेड थे, अनलिमिटेड हो गया तो लोग बर्बाद हो जाएंगे ना। इसलिए इसको तो तुम लिमिटेड से अनलिमिटेड कर ही नहीं पाओगे। करना है तो 100% लोगों ने बोलना पड़ेगा कि हम तैयार हैं, तब तक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भूल जाओ। और ये मेंबर्स को राइटिंग में, इसमें मीटिंग भी नहीं चलेगा, तुमको मेरे से राइटिंग विद सिग्नेचर लेना पड़ेगा तो ही माना जाएगा। लेकिन ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो लिमिटेड को अनलिमिटेड करेगी? प्रैक्टिकल नहीं है ना। तुम कंफर्टेबली घर से 2 व्हीलर में आ रहे थे, तुमको बोला जाए और तुम रहते हो दूर, 5 किलोमीटर दूर, साइकिल में आओ बारिश में, तुम बोलोगे नहीं। जिसको आदत हो गई 2 व्हीलर की, वो साइकिल में आसानी से मानेगा नहीं। रेयरली एक आध दो केस निकलेंगे जो मानेंगे, और उसका भी उद्देश्य फिटनेस होगा अदर रादर देन एनीथिंग एल्स। करेक्ट? समझ में? तो लायबिलिटी क्लॉज को तो अल्टर करना लगभग नामुमकिन है। नेक्स्ट, कैपिटल क्लॉज। ये तो तुम्हारे सामने ही है। कितना कैपिटल है इसका, रिलायंस का? 1400 करोड़ इंटू 10, 14,000 करोड़ इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस। दो अलग अलग प्रकार के कंपनी शेयर्स इश्यू कर सकती है। अब वो शेयर्स का डिटेल में बताने जाऊंगा तो वो तुम्हारे 11th में बताने की जरूरत नहीं है, 12th का 2nd चैप्टर में। ठीक है ना? तो दो प्रकार के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में भी उसके सब 8 प्रकार है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, रिडीमेबल। वो सब उस पर डेप्थ जाता है, मुझे इतना नहीं जाना है, तुम्हारे लेवल में। सो कितना यहाँ पे बोला है? 15,000 करोड़। इसमें से अच्छा, अल्ट्रा वायरस कब होगा? जब कंपनी 15,500 करोड़ मार्केट में लेकर आती है, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी कितने में भरा हुआ रहेगा? 15,000 करोड़ में। इसके ऊपर शेयर लाना है तो क्या करना पड़ेगा? चेंज का वर्ड मुझे बताओ अकाउंट, इस लॉ भाषा में। ऑल्ट्रेशन, ऑल्टर करना पड़ेगा। चेंज यूज नहीं करते बट ऑल्टर करते। तो ऑथराइज कैपिटल में कंपनी के शेयर्स के दो प्रकार दिए हुए हैं। 14,000 करोड़ ये वैल्यू में हुआ, इफ यू डिवाइड बाय 10 तुम्हारे 1400 करोड़ होंगे, और 100 करोड़ ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब 1000 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर। ठीक है? सो कैपिटल क्लॉज यहां पे देखो, इसको फिक्स वैल्यू पर शेयर को फेस वैल्यू बोलते हैं। इसको मैं हटा दूं, बार बार आ रहा है। ये जो 10 रुपया है ये क्या है? इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। तुमको मैं लाइव बताऊं, यहाँ पे देखो स्क्रीन शेयरिंग पास क्यों हो गया है? चलो ठीक है, तब मैं रुकूंगा नहीं, जो है मेरे पास दूसरे भी जरिए रिकॉर्ड करने को मैं कर लूँ। चलो जाने दो। ये दिख रहा है? ये कितना है मुझे बताओ? 15,000 करोड़। और इसमें कितने शेयर है बताओ मुझे? 14,000 करोड़। ये वैल्यू है। ध्यान से सुनना, मैं तुमको अभी दो इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। 14,000 करोड़ क्या है? वैल्यू। ये 10 रुपए क्या है बताओ? फेस वैल्यू। ठीक है, इसको बोलेंगे फेस वैल्यू। और 14,000 डिवाइडेड बाय 10 करोड़, ये 1400 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स हो गए। आया समझ में? ऐसे तीन चीजें रहते हैं, क्वांटिटी रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स का फेस वैल्यू रहता है, और वैल्यू रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, इससे ज्यादा कंपनी इश्यू नहीं कर सकती। करेगा तो अल्ट्रा वायरस इसके भीतर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इस पे स्टैम्प ड्यूटी ऑलरेडी भरा हुआ है। ये जो रकम इधर लिखा है इस पे स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा। किसके पास भरना पड़ेगा? रजिस्ट्रार। ऑथराइज कैपिटल का एक और नाम है
नॉमिनल कैपिटल, और एक नाम रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है। सो ये मैक्सिमम है तुम जो इश्यू कर सकते हो। क्या तुम इसको बढ़ा सकते हो? द आंसर इज यस, जरूर बढ़ा सकते हो, क्योंकि इसका मतलब कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, दिखता है ना। तो बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, जिसको ऑल्टरेशन बोलते हैं। और एक अच्छी बात है कि तुमको सिर्फ 51% वोट्स लगेंगे बढ़ाने के लिए। 100 में से 51% शेयर होल्डर्स ने बोला तो आराम से बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपनी प्रोग्रेस कर रही है ना, प्रोग्रेस कर रही है। तो हाँ, घटाना थोड़ा कठिन है, घटाने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। कम कर रहे हैं मतलब तुम छोटा बन रहे हो ना। मॉन्जिनीस का नाम सुना है? एक मॉन्जिनीस, एक जमाने में नासिक में पूरा दबदबा मॉन्जिनीस का। अभी तुम मॉन्जिनीस में जाओ, वो बोलेगा ब्रेड नहीं। उसका कारण है, हर थोड़े गलियों में बेकर्स आ गया है आजकल, केक बनाने वाले। और लग्जरी तुमको चाहिए, तुम इधर चले जाओ महात्मा नगर साइड, वहां पे 1000-2000 रुपए किलो तुमको केक मिलना है। यू विल गेट लग्जरियस केक्स। तो अब उन्होंने क्या किया, अपने आप को छोटा कर दिया। तुम जाओगे, ब्रेड है, मॉन्जिनिस का ब्रेड बहुत ओरिजिनल और अच्छा रहता था। दे से वी डोंट मैन्युफैक्चर में ब्रेड एनीमोर। उनका जो नाम है पेस्ट्रीज में, उसमें वो लोग काम कर, मतलब उन्होंने अपने आप को कम कर दिया है। जगह पहले बड़ा होता था, अभी छोटा कर दिया। सो तुम कम भी कर सकते हो, लेकिन अगेन कम मतलब तुमको शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज में देखो कितने लोग लगते हैं मेमोरेंडम को साइन करने के लिए? 7, यदि पब्लिक लिमिटेड है। ओपीसी रहा तो, और प्राइवेट लिमिटेड रहा तो उनका देखो नाम के आगे क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है, उनका सिग्नेचर आएगा, विटनेस आएगा। विटनेस का नाम दिया है इन्होंने बिकॉज ये मुझे लगता है एक ड्राफ्ट कॉपी है या रफ कॉपी है। एक विटनेस जो 7 में से नहीं होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन क्लॉज इज वेरी क्लियर। ओपीसी रहा तो एक आदमी, एक प्रमोटर का नाम, प्राइवेट लिमिटेड तो 2, पब्लिक लिमिटेड तो 7। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, फॉरेन का एक्ट तो सबका अलग होगा। तो ये लोग जाएंगे, एक जन सब, एक सब्सक्राइबर भी विटनेस बोलेगा कि मैं इनको पहचानता हूँ, उसका आधार कार्ड भी लिया जाएगा। ऐसे कोई नहीं साइन करता, और विटनेस भी पहचान का होना चाहिए, ठीक है। सो ये तुम्हारा 6वां क्लॉज था आर्टिकल। इसको ऑल्टरेशन का तो नहीं, क्योंकि 7 लोग थे, वो इससे ही कंपनी शुरू हुआ, इसको ऑल्टर क्या करना। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम 7। तो इस प्रकार से ये सारे क्लॉजेस थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब इसको एक बार क्विकली रीड